अभी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम सेशन हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे से बोल रहा हूँ। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ कीट विज्ञान विषय के अंदर, और पिछले 14 साल से अंगूर केंद्र में इसी विषय पे काम कर रहा हूँ। जब आप एक ही फसल पे लंबे टाइम तक काम करते हैं और सिर्फ एक ही विषय पे काम करते हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद में जैसे जैसे अनुभव आने लगता है तो आपको इंसाइट्स आने लगते हैं कि सिस्टम है अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो मेरी अप्रोच है कीट नियंत्रण के बारे में, वो काफी सिंपल होती है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके अंदर में। और मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम खर्चे के अंदर में आपका लंबे टाइम तक कीट नियंत्रण हो सके, कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करके, कम से कम काम करके बगीचे के अंदर में। अब अंगूर उत्पादक के साथ में जब हम डील करते हैं तो अंगूर उत्पादक को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करो, अंगूर वाले को ये बताने की जरूरत होती है कि ये मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा कर रहे हो आप। तो कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, क्या चीज हमको नहीं करनी, वो मैं आपको काफी बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम, आपका पैसा वो काफी बचेगा उस केस में। फिर क्या होता है कि एक चीज मैं कई बार बोलता हूँ कि जो संपन्न इंसान होता है, जिसके पास पैसा होता है, जैसे कि अंगूर उत्पादक है, वो काफी संपन्न माने जाते हैं, उनके पास में हर कोई अपना सामान बेचने के लिए आता है। तो जिसके पास पैसे हैं उसके पास में मतलब कि मार्केट है, उसको टारगेट करता है कि इसके लिए हम सॉल्यूशंस दें, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं। तो इस प्रोसेस के अंदर में क्या होता है कि बहुत से ऐसे भी प्लेयर होते हैं कि जो जेन्युइन नहीं होते, और आपको पहचान करने की जरूरत है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। तो कीट नियंत्रण के बारे में मैं पूरे तरीके से आश्वासित हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही अगर आप करेंगे तो आपका काफी अच्छे तरीके से कीट नियंत्रण होगा। अगर बाई चांस आपके यहाँ कोई नया कीटक आता है या फिर कोई नई स्पीशीज उसी तरह की कीटक की आती है, जैसे कि थ्रिप्स का एक नया प्रजाति है वो हमारे अंगूर में आने लग गया है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो अगर कंट्रोल नहीं मिल पा रहा, कोई भी प्रबंधन रणनीति है वो काम नहीं कर रही, तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, समस्या बता सकते हैं। तो मैं आपको खैर मई महीने में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पर उसके मई के बाद में मैं अवेलेबल रहूंगा, और मैं आपको सारी जितने भी समस्याएं हैं वो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन हम मिलके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी कीटक ऐसा है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको समस्या है, पिछले सीजन में आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पूरे सीजन में हम आपके साथ रहकर वो कंट्रोल करके दिखाएंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो साथ जुड़ के हम काफी अच्छे तरीके से कीट नियंत्रण है वो अंगूर के अंदर में करेंगे। अब महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ के एसोसिएशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो संघ का हमारे पास में मैसेज आया था कि कीट नियंत्रण में जो दो मुख्य समस्या है, एक तो फल मक्खी का, जिसको फ्रूट फ्लाई फलमाशी कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना है, और उड़दिया के बारे में आपको जानकारी देना है, क्योंकि ज्यादातर जगह पे उड़दिया का कंट्रोल करना लोगों को मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा इम्फेसिस देना है। साथ ही साथ हम खरड़ छांटनी में कौन से मुख्य कीटक की समस्या हो सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रोग्राम है हमारा जूम के ऊपर अभी चल रहा है, साथ ही साथ में फेसबुक के ऊपर में भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो वहां भी हमारे साथ में करीबन 6000 ग्रेप ग्रोवर हैं जो कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, तो उन तक भी ये संदेश जा रहा है। तो सभी को नमस्कार मेरा फिर से। मैं प्रेजेंटेशन है वो शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या प्रेजेंटेशन? Yes. उपाध्यक्ष दिखाई दे रहा है। ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೂತ್ ಮಾಡಿದೀವಿ बाकी लोग जरा बंद करें ना प्लीज माइक अपना। हम इसके बाद में, सेशन के बाद में, लेक्चर के बाद में
क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आप सभी कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तब तक कृपया आप सभी से निवेदन है कि माइक अपना ऑफ रखें ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। धन्यवाद। प्रमुख चर्चा के बिंदु हमारे क्या रहेंगे अभी डिस्कशन के अंदर में? पहला है फल मक्खी के बारे में, फिर फ्ली बीटल या उड़दिया के बारे में, फिर मई महीने के अंदर में क्या होगा कि खरपतवार जो तन है, वीड्स हैं, उनके ऊपर में मिलीबग आएगा। फिर उसका कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर मिलीबग का पूरे सीजन के अंदर में खरड़ छांटने के बाद में, फाउंडेशन पुडिंग के बाद में कैसे कंट्रोल करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ विभागों के अंदर में एक मेजर समस्या आती है जून के महीने में। कई बार वो मिड जून से लेके 15 जून से 15 जुलाई तक चलती है समस्या, जो कि है चाफर बीटल की। तो भुंगे होते हैं वो बगीचों में आते हैं और हजारों की संख्या में आपको दिखाई देते हैं और कई बार पैनिक की सिचुएशन आ जाती है। बाकायदार हैं, बहुत सारे वीडियोस और फोटोग्राफ वायरल हो जाते हैं कि काफी समस्या आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर सिलोस्ट्रना स्टेम बोरर जो कि भूसा निकालता है, वो वाले खोड़ कीड़ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोमेशियम स्टेम बोरर जो कि भूसा नहीं निकालता, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रेड स्टेम बोरर जो लाल रंग का स्टेम बोरर है, उसके बारे में बात करेंगे। अड़ी की समस्या है, थोड़ी बहुत आ सकती है बगीचों के अंदर बारिश के टाइम में और साथ ही साथ कई बार लाल पड़ी की भी समस्या आ जाती है। तो ये जितने भी मुख्य बिंदु हैं हमारे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फल मक्खी। एक मिसकंसेप्शन है जो अंगूर के बागायतदार हैं उनके अंदर में, वो ये है कि इसको फल मक्खी बोलते हैं। ये भी देखिए, अंगूर की बेरी के पास में बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, माशी बैठा हुआ है, मक्खी बैठा हुआ है ये फ्रूट फ्लाई फल माशी नहीं है। ज्यादातर लोग इसको फलमाशी बोलते हैं, ये फलमाशी नहीं है, ये है विनेगर फ्लाई। विनेगर फ्लाई, विनेगर की मक्खी, जिसको हम सिरका कहते हैं हिंदी में, विनेगर को, उसकी मक्खी है। सिरका किससे बनता है? जैसे अंगूर से वाइन बनती है, वैसे ही अंगूर से विनेगर भी बनता है। तो ये जो मक्खी है, ये विनेगर की मक्खी है। इसका जो ट्रेडिशनल कॉमन नाम है वो विनेगर का दिया है, क्योंकि जहाँ पे विनेगर बनता है वहां पर ये काफी प्रचुर मात्रा में शुरू में मिली थी हमको, इसलिए इसको विनेगर फ्लाई कहते हैं। फिर ये जो फ्लाई है, ये कोई भी फर्मेंटेशन की स्मेल हो रही है, जैसे इवन वाइन के ऊपर में भी, वाइनरी है उसके आसपास में आपको ये दिखाई देगी, ये मक्खी आपको वहां पे दिखाई दे सकती है। अंगूर के अंदर में ये समस्या क्यों है? अंगूर के अंदर में समस्या इसकी इसलिए है क्योंकि जहां भी फर्मेंटेशन की स्मेल आएगी वहां पर ये अट्रैक्ट होती है। इस मक्खी की खास चीज ये होती है, सिरका मक्खी की, कि कोई भी स्वस्थ इंटैक्ट जो बेरी है, मणि है, उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसमें और फल मक्खी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फल मक्खी स्वस्थ जो फल होता है उसके ऊपर में अंडे दे सकता है, पर सिरका मक्खी जो विनेगर फ्लाई है उसको हमेशा कटा फटा हुआ, टूटा हुआ, क्रैक जो बेरी है वो चाहिए अंडे देने के लिए। इसका भी एक एक्सेप्शन है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, फिर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी डिटेल में जाता है। पर जो विनेगर फ्लाई अंगूर के अंदर में इंटैक्ट अंडे दे सकती है, इंटैक्ट बेरी के अंदर में, वो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, इसलिए उसकी हम बात नहीं करेंगे। पर हमारे यहाँ उन बगीचों में जहां पर काटनी करने के टाइम में बारिश आती है या किसी और वजह से क्रैकिंग होती है, उस ही बगीचे के अंदर में हमें ये मक्खी का प्रादुर्भाव दिखाई देगा। जो मणि स्वस्थ है उसके ऊपर में ये अटैक नहीं करेगा। एक कंडीशन के अंदर में ये जो हेल्दी बेरी है, स्वस्थ मणि है, उसके ऊपर में अटैक कर सकता है। वो इस कंडीशन में कि अगर जो संक्रमित, जो इन्फेस्टेड बेरी है, वो अगर टच कर रही है हेल्दी बेरी को, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो यहां से वो क्या करेगा कि टच कर रहा है तो इधर से वो उसके बच्चे हैं वो उसके अंदर में
डैमेज कर सकते हैं। तो सिर्फ एक कंडीशन के अंदर में ये हेल्दी बेरी के अंदर में जा सकता है। अगर कोई ये कहता है हमारे बगीचे के अंदर में क्रैकिंग नहीं है, फिर भी इसका अटैक दिखाई दे रहा है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि स्वस्थ बेरी के अंदर में ये कभी नहीं आता, पर अगर माइक्रो क्रैक्स हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, बेरी के अंदर में शुगर है, माइक्रो क्रैक हुआ, वहां पे ईस्ट आया और उसने फर्मेंटेशन शुरू किया, जो कोई आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वहां भी ये अटैक कर सकता है। पर क्रैकिंग होना कंपलसरी है, बिना क्रैकिंग के नहीं होगा। माइक्रो क्रैक्स होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, या कहीं ना कहीं होंगे, कुछ एक बेरीज होंगे जिसके ऊपर में ये अटैक कर रहा है। लंबी दूरी से ये उस स्मेल को, वो फर्मेंटेशन की जो सुगंध आती है उसको, उससे लंबी दूरी तक वो आ सकता है, मतलब किलोमीटर तक की रेंज के अंदर में वो उस स्मेल को सूंघता हुआ आ सकता है, इतना दूर से वो आ सकता है, अगर आसपास आपके बगीचे के वो नहीं है तो भी। एग्जाम्पल के लिए आप एक बनाना रख दीजिए, एक केला है, उसको राइप होने के लिए रख दीजिए एक जगह पे। जैसे ही वो राइप हो जाएगा, काफी ज्यादा उसके ऊपर में ये वाली मक्खियां आनी शुरू हो जाएगी। ये सेम वही मक्खी है जो कि अंगूर के अंदर में आती है। कंट्रोल कैसे करना है इसको? कंट्रोल करने का तरीका ये है कि प्रॉब्लम फल मक्खी नहीं है, प्रॉब्लम क्रैकिंग है। बगीचे से जितना भी क्रैक वाला बेरी है उसको निकाल दीजिए, घर के अंदर में नहीं रहने देना। घर से निकलने के बाद में नीचे नहीं डालना उसको, क्रैक वाले बेरी को, उसको बगीचे से दूर लेके जाना है। ये जो क्रैक वाले बेरी हैं ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे फायदेमंद हो सकते हैं? कि जिन बेरीज के अंदर में, जिन मणियों के अंदर में क्रैक आ गया, जिनके ऊपर में फलमाशी का, फलमाशी नहीं कहेंगे इसको, ये जो सिरका मासी है, इसका अटैक आ गया, तब क्या कर सकते हैं हम कि ऐसी बेरीज को इकट्ठा करके बगीचे से कुछ 50-100 फुट दूर ले जाके एक जगह पे ढेर लगा सकते हैं। वहां पर जितने भी बगीचे के अंदर में माशी है, ये जो फ्लाई है, वो उसके ऊपर में चली जाएगी बगीचे से दूर। उसके ऊपर में स्पाइनोसाइड का बीच बीच में हर 2-3 दिन के अंतराल के ऊपर में फवानी करते रहिए, तो ये कंट्रोल हो जाएगा वहीं पर। स्पाइनोसाइड किस लिए? क्योंकि स्पाइनोसाइड से ये रेपल नहीं होता, दूर नहीं भागता। तो अगर आपने उसके ऊपर में स्पेनिसाइड का स्प्रे कर रखा है तो भी वो उसके ऊपर में आएगा और उसके ऊपर में मार सकते हैं। तो एक तरीके से इसको अट्रैक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जो मणियों के अंदर में क्रैक हो गया है तो बगीचे में आपके फल, ये जो माशी है ये नहीं आएगी, बगीचे के अंदर से बाहर चली जाएगी अगर आपने बगीचे से दूर इसको रख रखा है तो, क्रैक हुई बेरीज को। जब तक मणि के अंदर में शुगर नहीं होगी तब तक वो उसकी तरफ में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसी कंडीशन के अंदर में क्रैकिंग होने पे कि जब मणि के अंदर में शुगर है तभी वो उसकी तरफ में अट्रैक्ट होगा। तो अगर किसी वजह से क्रैकिंग उस टाइम हो जाती है पानी भरने की अवस्था से पहले, तो उसके अंदर में ये अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर क्या करना है कि ऐसी मणियों को जिनको आपने इकट्ठा कर लिया है, बगीचे के अंदर से बाहर ले गए हैं और दूर रख दिया, तो एक हफ्ते बाद में उसको नीचे गहरा जमीन के अंदर में गाड़ के उसको खत्म करते हैं उसको, क्योंकि उससे बच्चे निकल के और फ्लाई हैं और मक्खियां हैं वो फिर इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए विद इन मंथ, वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको जमीन के अंदर में गाड़ दीजिए, वो अंदर मर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे वहां से वो। और क्या कर सकते हैं आप? और आप ये कर सकते हैं कि अगर इस माशी का, सिरका वाली जो माशी है, विनेगर फ्लाई, इसका अटैक बगीचे में हो गया तो आप ट्रैप बना सकते हैं। ट्रैप कैसे बना सकते हैं? आपकी एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में मिलता है, बहुत सस्ता होता है, 100-150 रुपए का आपको लीटर मिल जाएगा, या 200-250 का भी हो सकता है। ये विनेगर लेके, क्योंकि ये विनेगर का फ्लाई है और विनेगर की तरफ में ये आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो ये विनेगर लेके इसके ट्रैप बना सकते हैं। तो ट्रैप कैसे बनाना है? एक कोई भी कंटेनर लिया, बोतल लिया, उसके अंदर में 1 इंच का लेयर बना दिया विनेगर का, प्योर विनेगर उसके अंदर में डाल दिया। उसके ऊपर में कोई भी सर्फेक्टेंट जैसे कि शोरशॉट, ब्रेक थ्रू या फिर सिल्वेट, 2 से 3 बूंद उसके ऊपर में डाल देना है। क्यों डालना है? कि वो क्या करेगा, विनेगर का सरफेस टेंशन है उसको कम कर देगा, और जो भी फ्लाई आएगी वो उसके ऊपर में डूब जाएगी और उसके अंदर में मर जाएगी। तो करीबन जैसे ही वो भरने लग जाए, उसका स्मेल कम होने लग जाए, और तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको क्लीन कर सकते हैं, फिर से विनेगर डाल के उसके अंदर में फिर से थोड़ा सर्फेक्टेंट डाल के उसको चेंज कर सकते हैं। अब विनेगर के अंदर में, कंटेनर में फलमाशी आने के बाद में वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंटेनर के ऊपर में, जैसे कोई भी कंटेनर ले लिया, कोई मग ले लिया या कोई बोतल ले ली, उसके ऊपर में एक श्रिंक रैप लगा दिया, श्रिंक रैप या कोई भी पॉलीथीन लगा दिया उस पर, फिर उसके अंदर में छोटे छोटे छेद कर दिए। उतना ही बड़ा छेद करना है कि वो माशी है वो
मक्खी है वो अंदर चली जाए उसके अंदर में, दैट्स इट। ज्यादा बड़ा छेद नहीं करना। तो वो क्या करेगा, वो अंदर ट्रैप होके रहेगा, वो उससे बाहर नहीं निकलेगा बोतल से। फिर उसकी जो सुगंध है वो दूर दूर तक जानी चाहिए। तो अगर आप उसको ऊपर से बंद कर देंगे तो उसकी सुगंध दूर दूर तक जाएगी नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जो पानी का बिस्लरी या जो बोतल आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। उसका ढक्कन है वो वैसे ही रहना है, ढक्कन से विनेगर है अंदर डालना है, और साइड के अंदर में छेद कर सकते हैं आप उसके अंदर में, छोटे छोटे छेद इतने बड़े कि वो मक्खी अंदर आ जाए। तो वो गंध है दूर तक भी जाएगी और उसके अंदर में मक्खी आके मर भी जाएगी। पर ये जो ट्रैप है बगीचे के अंदर नहीं लगाने, ये ट्रैप बगीचे के बाहर लगाने हैं। हमको किसी भी कंडीशन के अंदर में बगीचे के अंदर कोई अट्रैक्टेंट, कोई भी आकर्षित करने वाला पदार्थ नहीं रखना। जो बेरीज हैं वो नहीं रखने हमको, कोई भी क्रैक वाले। और ये जो ट्रैप हम बनाएंगे घर पे एप्पल साइडर विनेगर वाला, ये भी हमको बगीचे के अंदर में नहीं रखना। तो बगीचे से 10-15 फीट दूर हम ये ट्रैप छाया के अंदर रखना है, हमको धूप के अंदर में ये ट्रैप नहीं रखना। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी मैं एक चीज जो टेक अवे है, मैसेज है, वो ये है कि प्रॉब्लम माशी, ये जो मक्खी है, फ्लाई है, ये नहीं है। प्रॉब्लम क्रैकिंग है। हमारे यहाँ भारत में अभी भी वो फ्लाई नहीं है जो कि हेल्दी बेरी के ऊपर में डैमेज कर सके, उसके ऊपर में नुकसान कर सके। तो उसका अटैक हमारे जो ग्रेप रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके अंदर में नहीं होता। पर वो जो प्रजाति है वो इंडिया से रिपोर्टेड है, जो कि ग्रेप के अंदर में इंटैक्ट स्वस्थ बेरी के ऊपर में नुकसान कर सकती है। वो अभी तक हम लकी हैं, हमारे भारत में है वो, पर अभी अंगूर के अंदर में उसने नुकसान करना शुरू नहीं किया। बहुत सारे देश हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, इनके अंदर में वो पाई जाती है और काफी भारी मात्रा में नुकसान करती है। और उनका जो मेजर है, इवन चाइना में भी शायद रिपोर्टेड है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इन देशों के अंदर में है और काफी नुकसान कर रही है। पर हम अभी तक लकी हैं कि हमारे यहाँ पर इसने अभी तक अटैक करना शुरू नहीं किया है। हो सकता है कि हमारा जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन है, ज्यादा ठंडा नहीं है, तो इस वजह से ये नुकसान नहीं कर रहा। अब एक और चीज जो ध्यान में देनी है आपको, ये है कि सही में फल मक्खी होती कौन सी है। फल मक्खी जो है वो टेफ्रिटिडी फैमिली जो है, वैज्ञानिक हम जो नाम देते हैं उस परिवार को जिससे वो बिलोंग करती है, उसका नाम है टेफ्रिटिडी। तो अगर आप फ्रूट फ्लाई किसी भी साइंटिस्ट को बोलेंगे जाके, तो वो कभी भी अंगूर के अंदर में जो आता है फ्लाई, उसको फ्रूट फ्लाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो फ्रूट फ्लाई है ही नहीं, वो विनेगर फ्लाई है। और वो ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिलिडी फैमिली है, उससे बिलोंग करती है, वो टेफ्रिटिडी से बिलोंग नहीं करती। सही में जो फ्रूट फ्लाई आती है वो है टेफ्रिटिडी फैमिली की, जो कि बड़े साइज की होती है। आम के अंदर में, अमरूद के अंदर में नुकसान पहुंचाती है। इवन इसकी एक और प्रजाति होती है जो कि मेलन के अंदर में, जैसे कि खरबूजा हुआ, करेला हुआ, उसके अंदर में नुकसान पहुंचाती है। ये रियल फ्रूट फ्लाई होती है, वास्तव तौर से जिनको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं वो होती है। अब बागायतदार गलती कहाँ करते हैं, खर्चा कहाँ करते हैं, कि जैसे ही आपके बगीचों के अंदर में फ्लाई का अटैक शुरू हो गया, तो क्या होता है कि कुछ मार्केटिंग वाले लोग आपको मिसगाइड करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने ट्रैप बेचने शुरू कर देते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप के नाम से। ये जो ट्रैप हैं, ये अंगूर के अंदर में जो फ्लाई आती है उसके ऊपर में काम नहीं करते। ये आम के अंदर काम करते हैं, अमरूद के अंदर में काम करते हैं, करेले के अंदर में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, नॉर्मली मिथाइल यूजेनोल एक केमिकल आता है जो कि काफी सस्ता होता है। उसको लकड़ी के ब्लॉक में या कोई भी ऐसा चीज हो उसके अंदर में उसको डुबो के, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, वो आपको प्रिपेयर करना होता है। और फिर उसके बाद में उसके ट्रैप के अंदर में रख देते हैं, तो वहां पे आके वो ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं वो फ्लाई। अब समस्या क्या है कि आम के अंदर में, अमरूद में जो फ्रूट फ्लाई, रियल फ्रूट फ्लाई आती है, वो है, उसका वैज्ञानिक नाम बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस अंगूर में भी नुकसान पहुंचा सकती है, पर इतना वाइड स्प्रेड नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे यहाँ जनरली भारत के अंदर में बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस, जो कि आम की फ्रूट फ्लाई है, अमरूद की फ्रूट फ्लाई है, अंगूर में नुकसान नहीं पहुंचाती, पर पहुंचा सकती है। अगर जो बागायतदार ये ट्रैप अपने बगीचे के अंदर लगाते हैं, उनके बगीचे में दूर दूर से जो अमरूद और आम की फ्रूट फ्लाई है वो अट्रैक्ट होकर आपके बगीचे के अंदर में आ जाएगी, और आपके बगीचे में आके वो क्या करेंगे कि अंडे देने की कोशिश करेंगे।
अब इंटैक्ट हेल्दी बेरीज है आपके, वो डैमेज्ड बेरी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके ऊपर में नहीं आएंगे, वो हेल्दी बेरी पे आएंगे, इंटैक्ट बेरी पे आएंगे। हेल्दी बेरी पे आके वो छेद करेंगे, अंडे देने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन के अंदर में आपके बगीचे के अंदर में जो मणियां हैं हेल्दी हैं, उसके अंदर में डैमेज हो जाएगा। एक बार डैमेज हो गया, छेद हो गया, वहां पे हमारी अंगूर वाली फ्रूट फ्लाई आ जाएगी क्योंकि वहां फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो ट्रैप मार्केट के अंदर में मिलते हैं फ्रूट फ्लाई के लिए, ये हमारे अंगूर के लिए नहीं है। ये लगा के हम हमारे बगीचे के अंदर में समस्या बढ़ा रहे हैं। एक तो खर्चा कर रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है इसके अंदर में, दूसरा इसका हमको कोई फायदा भी नहीं है, तीसरा इससे हमको नुकसान है कि हमारे बगीचे के बाहर से जो दूसरी फ्रूट फ्लाई वो हमारे बगीचे में आ रही है और थोड़ा बहुत नुकसान वो कर सकती है हमारे बगीचे के अंदर में। तो झांसे में नहीं आना लोगों के। जो बेचने वाले हैं उनको भी पता है कि अंगूर में फ्लाई दूसरी है, फिर भी अपना फायदा कमाने के लिए लोग इस तरीके के ट्रैप आपके बगीचों में बेच रहे हैं, आपको बेच रहे हैं। तो ये गलत चीज है, मिसगाइड नहीं करना किसी को कि अपना फायदा उठाने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप भी सचेत रहिए कि कोई भी आपको फ्रूट फ्लाई के नाम से ट्रैप बेच रहा है तो वो काम नहीं करेगा। ट्रैप कौन सा काम करेगा, जो कि आप 100-150 रुपए के अंदर में घर पे बना सकते हैं। 1 लीटर आपको एप्पल साइडर विनेगर मिलेगा। इस तरीके का बॉक्स या कोई भी कंटेनर या बिस्लरी की बोतल, जो मिनरल वाटर की बोतल है, उसके अंदर में भी आपको बना सकते हैं। कोई भी खर्चा आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो ये फल मक्खी के बारे में, फल मक्खी नहीं कहेंगे, अंगूर में फल मक्खी नहीं आती। विनेगर जो फ्लाई है उसके बारे में जानकारी कि हमको क्या ध्यान में देने की जरूरत है इसके लिए। तो मैसेज क्या है, अंगूर के अंदर में फल मक्खी नहीं आती, अंगूर में विनेगर फ्लाई आती है, जिसको कंट्रोल कर, और ये सिर्फ डैमेज्ड या क्रैक वाले बेरीज के अंदर में आती है। डैमेज्ड क्रैक बेरी को दूर ले जाइए, बगीचे के अंदर में मत रखिए, अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है मैसेज कि आप ट्रैप बना सकते हैं। वो ट्रैप आप एप्पल साइडर विनेगर से बना सकते हैं और उसके ट्रैप अच्छे तरीके से काम करते हैं, पर उसको भी बगीचे के अंदर नहीं लगाना, बगीचे के बाहर लगाना है और छाया में लगाना है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि डाइक्लोरवॉस का स्प्रे करते थे जमीन के ऊपर, और उसके फ्यूम निकलते थे जिससे वो ये जो फलमाशी के अडल्ट है ये मर जाते थे। तो ये सॉल्यूशन फार्मर को चाहिए कि वो डाइक्लोरवॉस अभी मार्केट में नहीं है और हम इसका प्रयोग भी रिकमेंड नहीं करते। तो क्या अल्टरनेट हो सकता है कि अगर आपके बगीचे में फलमाशी घूम रहा है, अडल्ट है, तो ये क्या करता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर कोई व्यापारी आपका हार्वेस्टिंग के पास में माल और फलमाशी घूमते हुए दिखेगा तो आपका रेट कम कर सकता है वो। तो बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए उसको, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। वो जो क्रैक है वो ऑलरेडी डिस्कार्डेड है, उसी पे आता है, हेल्दी के ऊपर में आता नहीं है। आप क्लीन कर दो, समस्या खत्म हो गई। तो ये मतलब प्रैक्टिकल चीज है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बगीचे में कोई भी फ्लाई ना घूम रही हो, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हमने कुछ मतलब सॉल्यूशन है हमारे पास में, जो कि हम देखते हैं, कहीं कुछ बागायतदार हैं उनके फील्ड पे नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है उसका। तो नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पर अगर विनेगर फ्लाई का अटैक है बगीचे में तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हम उसको नए जो तरीका हमने ढूंढा है उससे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उससे। फिर नेक्स्ट जो है मेजर समस्या वो है कि उड़दिया की समस्या, फ्ली बीटल। पिछले 15-20 दिन में, 1 महीने में, अप्रैल का महीना मान लीजिए कि बहुत सारे विभाग हैं उनके ऊपर में फ्ली बीटल का काफी अटैक देखने को मिला। प्रॉब्लम क्या थी कि बगीचों में छांटनी हो रही थी, तो जिन लोगों ने पहले छांटनी किया उनके बगीचे के अंदर में फ्ली बीटल कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इधर उधर से उड़ उड़ के पास से उड़दिया उनके बगीचों के अंदर में आ रहा था और वो बार बार फवारनी करते हुए जा रहे थे और कंट्रोल नहीं मिल रहा था। पर अभी फोन आने काफी कम हो गए हैं उड़दिया को लेके, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल के अंदर में है। स्टेज भी आगे बढ़ गई होगी तो उड़दिया का भी ज्यादा समस्या नहीं हुआ होगा। उड़दिया के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि उड़दिया मारना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है उड़दिया को मारना। उड़दिया जो है, कोई भी आप कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड जो कि इस फैमिली के ऊपर में काम करता है, क्राइसोमेलिडी फैमिली है ये, जिससे ये इंसेक्ट बिलोंग करता है, लीफ बीटल कहते हैं हम इसको साधारण भाषा के अंदर में। कोई भी ऐसा केमिकल जो इस वर्ग के कीटक के ऊपर में काम करता है, पटाख से इसका रिजल्ट देता है, इमीडिएट कंट्रोल मिलता है हमको।
इतना ज्यादा ससेप्टेबल है ये जो उड़दिया बीटल है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उड़दिया बीटल 15-20 इकट्ठा कीजिए फील्ड से, उसके ऊपर में एक हल्का सा फवानी मार दीजिए और उसको अंदर कहीं पे रख दीजिए, उसको खाने के लिए कुछ दे दीजिए। 2 घंटे के अंदर में उड़दिया मर जाएगा। इतना जल्दी एक्शन होता है। साधारण से साधारण कीटनाशक लेमडा साइलोथ्रिन आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से इसके शरीर पे गिर गया तो इसको मार सकता है। तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं मिल रहा हमको? इतनी बड़ी समस्या उड़दिया की क्यों होती जा रही है? इसका कारण ये है कि उड़दिया के लिए हम सही टाइम पे स्प्रे नहीं करते। पहला कारण ये है। जो अडल्ट है वो तेज गर्मी और धूप को अवॉइड करते हैं। कीटनाशक का जो फवानी है हमको शाम को 6:30-7 बजे के बाद में करना है। हल्का अंधेरा होने के बाद में हम शुरू कर सकते हैं। तब क्या होगा कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ली बीटल की, उड़दिया की, हमको कैनोपी के ऊपर में बैठी हुई दिखाई देती है। तो उस टाइम में हम टारगेट कर सकते हैं उड़दिया के लिए फवानी को। इवन सुबह की बजाय भी ये जो टाइम होता है शाम का, अंधेरा होने के जस्ट बाद का, इस टाइम में सबसे ज्यादा उड़दिया हमको झाड़ के ऊपर में बैठा हुआ दिखाई देगा। तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको हमको रिलाई करना है और उसी टाइम में हमको इसका फवानी देना है, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने दिन के टाइम में जब उड़दिया नहीं है तब आपने फवानी किया है तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो टोटल वेस्टेज है। फिर सेकंड चीज ये है कि जो आपने शाम के टाइम में भी फवानी किया तो भी आपको कंट्रोल इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। आपको दिखेगा 2 या 3 दिन तक आपको रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद में फिर से उड़दिया दिखाई दे रहा है बगीचे में, फिर से नुकसान दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उड़दिया के बच्चे जमीन के अंदर में रहते हैं। हर रात को हजारों की संख्या में उड़दिया जो बीटल है वो बाहर निकलता है। बच्चे से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। हजारों की संख्या में रोज रात को बाहर निकलते हैं। औषध जो आपने छिड़की है उसका असर रेजिडुअल इफेक्ट 1 या 2 दिन तक रहता है बस। उसके बाद में जो नई फूट आ रही है उसके ऊपर में आपका इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, उसके ऊपर में फिर से वो आके डैमेज करेगा और आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो शुरू की अवस्था के अंदर में हमको हो सकता है कि मल्टीपल फवारनी करनी पड़े, 2-3 फवारनी, 4 फवारनी भी हो सकता है आपको शाम के टाइम में उड़दिया कंट्रोल करने के लिए करनी पड़े। अब ये समस्या क्यों बढ़ रही है? पहले हमारे समस्या नहीं थी, अब क्यों है? एनआरसी ग्रेप्स में उड़दिया की समस्या नहीं है, इतनी नहीं है, मतलब कि हमको 3-3, 4-4 फवारनी करनी पड़े, 1 या 2 फवारनी में हमारा कंट्रोल हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका पॉसिबल रीजन वो ये हो सकता है कि हमने बहुत ज्यादा ड्रेंचिंग की है हमारे बगीचों में। ड्रेंचिंग करने की वजह से क्या हुआ कि जमीन के अंदर में उड़दिया को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए, उड़दिया के बच्चे जो जमीन में रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे फायदे के जो कीट थे या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे वो खत्म हो रहे हैं। उसकी वजह से वो बच्चे हैं वो मर नहीं रहे और हमारे बगीचों के अंदर में उड़दिया का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अब सिचुएशन ये आ गई है कि जमीन में बच्चों को मारना भी जरूरी होता जा रहा है। जैसे पिछले महीने कई सारे बगीचे थे जिनके अंदर में मुझे फोन आ रहे थे कि रिकट के बाद में उनके बगीचों में उड़दिया कंट्रोल हो ही नहीं रहा, काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। वैसे उस सिचुएशन में क्या करना है? तो उस सिचुएशन में हमने ये सजेस्ट किया कि जिस ड्रेंचिंग की वजह से हमारे बगीचे में उड़दिया की समस्या उत्पन्न हुई है, उस उड़दिया के बच्चे को मारने के लिए हमको जमीन के अंदर में ड्रेंचिंग करनी पड़ रही है। तो अब ड्रेंचिंग और ज्यादा करनी पड़ेगी तो और ज्यादा समस्या बढ़ेगी, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो उड़दिया पे अभी हमने काम शुरू किया है, देखते हैं कि, पर एक जो रिजल्ट हमारे सामने आया कि शाम के टाइम में स्प्रे करना है, उससे एक्सीलेंट रिजल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वो आप एक प्रैक्टिस फॉलो कीजिए कि शाम के टाइम में फवारनी कीजिए उड़दिया के लिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो जमीन के अंदर में बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है उस पर हमने काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। पर उसमें कई सारे हर्डल्स हैं, बच्चों पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मेथोडोलॉजी है वो मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। तो देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन दें उड़दिया पे, कैसे बच्चों को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम बार बार फवारनी नहीं कर सकते। और ये मेरा टारगेट भी यही रहता है कि आपको कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करके कम से कम खर्चे के अंदर में कीट नियंत्रण आपका हो।
ये बच्चों की अवस्था है, जैसे कि अंडा, लार्वा और जो प्यूपा है, ये अवस्थाएं जमीन के अंदर में रहती है। ये ड्रेंचिंग है जो हमने ट्राई किए थे इसको कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। अभी कुछ बायोजेंट्स हैं जिनके ऊपर में हम काम कर रहे हैं, देखते हैं कि कितना सक्सेस हमको मिलता है। फिर उसके बाद में जो मेजर डैमेज हमारा होता है वो होता है स्प्राउटिंग के टाइम में, जस्ट आफ्टर स्प्राउटिंग। तो प्रतिबंधात्मक फवारनी रात के टाइम में इमिडाक्लोप्रिड का आप दे दीजिए तो उससे आपको मल्टीपल फायदे होंगे। एक तो मिलीबग है वो मालफॉर्मेशन के लिए आएगा, वो भी कंट्रोल हो जाएगा आपका, और उड़दिया कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस है प्रतिबंधात्मक फवारनी की, ये हम अडॉप्ट करेंगे। फिर और क्या क्या कीटनाशक हैं जो कि काम करते हैं उड़दिया के ऊपर में, तो बेस्ट इंसेक्टिसाइड है स्पाइनोसाइड। कुछ भी काम नहीं कर रहा, स्पाइनोसाइड एक्सीलेंट तरीके से काम करता है इसके ऊपर में। रात के टाइम फवारनी देनी है। स्पाइरोट्राम है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। फिप्रोनिल वो भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इमिडाक्लोप्रिड और लैम्डासाइलोथ्रिन, तो जो एनेक्सर 5 में हमारे पास में औषध हैं उसके अंदर में ये 500 औषध हैं जो कि हमारे अच्छे तरीके से काम करती है उड़दिया कंट्रोल करने के लिए। तो अब सीजन वाइज हमको कैसे आगे जाना है कंट्रोल करने के लिए कीटक को, तो उसके बारे में जानकारी कि छांटनी के जस्ट बाद में जिन लोगों की छांटनी अभी बची हुई है वो ध्यान दे सकते हैं कि अगर पहले बगीचे के अंदर में ज्यादा प्रादुर्भाव था मिलीबग का, तो स्पॉट एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि जिन झाड़ के ऊपर में मिलीबग है उसको अच्छे तरीके से बुप्रोफेजिन से धो के निकालिए। छांटनी के जस्ट बाद में कभी भी खरड़ छांटने के बाद में हम कोशिश ये करते हैं कि वलांडा और मेन जो खोड़ है उससे साल को ना निकालें, क्योंकि अभी तो खैर ढगाड़ वातावरण है, बारिश हो रही है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर में क्या होता है कि ये बारिश हमारे पास में नहीं है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है मई का महीना हमारे पास है कि कितना धूप निकलेगा हमें पता नहीं है, पर जो लेट छांटनी कर रहे हैं उनके लिए ध्यान देने की जरूरत है कि ये सीजन सही नहीं है खोड़ वलांडा से साल निकालने का। क्यों? क्योंकि तेज अगर धूप पड़ेगी वलांडा के ऊपर में तो वलांडा के ऊपर में स्ट्रेस आएगा और डेडवुड फॉर्मेशन होगा, जो लकड़ी है वलांडा की वो मरना शुरू हो जाएगी। तो ये हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि जैसे ही लकड़ी मरना शुरू होगी आपके बगीचे के अंदर में क्या होगा, स्ट्रोमेशियम नाम का जो खुड़कीड़ है उसका अटैक बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको कोशिश ये करनी है कि खरड़ छांटनी के जस्ट बाद में जब तक कैनोपी डेवलप नहीं हो जाता आपका, जब तक छाया नहीं आ जाती वलांडा के ऊपर में कैनोपी की, तब तक हम खोड़ वलांडा की साल नहीं निकालेंगे। बेस्ट टाइम जो है खोड़ वलांडा की साल निकालने का वो मई का लास्ट जो हफ्ता है या जून का पहला हफ्ता है, वो बेस्ट टाइम है। तो उसके आपको बहुत सारे फायदे होते हैं उस टाइम अगर आप साल निकालते हैं तो। क्या क्या फायदे होंगे कि साल के नीचे खोड़ कीड़ के जो 2 प्रजातियां हैं, लाल रंग का खोड़ कीड़, वो स्ट्रोमेशियम वो अंडे देता है, वो अंडे देने के लिए नहीं आएगा आपके बगीचे के अंदर में। और उनका अंडे देने का टाइम जून का महीना होता है खास तौर पे। तो मई लास्ट में या जून के पहले हफ्ते के अंदर में साल निकाल दिया तो आपके बगीचे में ये 2 प्रजाति की खोड़ कीड़ का अटैक कम होगा। फिर मिलीबग का अटैक आपके बगीचे के अंदर में कम होगा। तो मिलीबग के लिए क्या करना है हम बात करेंगे आगे। एक चीज और ध्यान में ये देनी है कि जिन बगीचों में जो पुराने हो गए बगीचे और खोड़कीड़ का अटैक होने की वजह से वो बगीचे जिन्होंने निकाल दिए हैं या निकालने वाले हैं, वो एक काम करें कि मई महीने के अंदर अंदर ही बारिश शुरू होने से पहले, मानसून की बारिश शुरू होने से पहले उस लकड़ी को बगीचों से दूर ले जाएं। अगर वो बगीचे के पास में रहेगी लकड़ी तो क्या होगा कि वहां से खोड़कीड़ के मृग हैं वो बाहर निकलेंगे और आपके पास वाले बगीचे में जाके अंडे देंगे। तो ऐसा सिचुएशन मत होने दीजिएगा। जो भी आपने पुराने बगीचे निकाले हैं उनकी लकड़ी है उसको बगीचे के पास में मत रहने दीजिए। अगर आप उस लकड़ी को दूर नहीं लेके जा सकते, अगर खोड़कीड़ का अटैक था उसी कंडीशन में मैं कह रहा हूं, अगर नहीं था तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उस लकड़ी को आप दूर लेके नहीं जा सकते, आपके पास में एक ही जगह रखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पॉलीथीन से ढक के उसके ऊपर में 2 लेयर शेड नेट का लगा के चारों तरफ से उसको बंद कर दीजिए। उससे जो मृग निकलेगा, स्ट्रोमेशियम का अगर मृग निकलेगा तो उसी के अंदर में अंडे दे देगा वापस जाके, वो बाहर बगीचों में जाके अंडे नहीं देगा। तो ये चीज है जो कि आपको ध्यान देनी है। फिर बुप्रोफेजिन का पता है कि क्या है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बर्ड स्प्राउटिंग स्टेज पे हमने क्या बात की कि इमिडाक्लोप्रिड है उसका प्रिवेंटिव एप्लीकेशन करना है, जो मिलीबग और उड़िया दोनों कंट्रोल करने में मदद करेगा। स्प्राउटिंग होने के बाद में स्प्राउट के ऊपर में अगर मिलीबग दिखाई दे रहा है तो उस पर बुप्रोफेजिन काम नहीं करेगा।
उस पे हमको सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड चाहिए। तो उस सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड क्या हो सकता है जो काम करेगा मिलीबग पे, वो इमिडाक्लोप्रिड या फिर स्पाइरोटेट्रामेट। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको प्रेफर करना है। तो जैसे मान लीजिए कि प्रिवेंटिव एप्लीकेशन आपने अभी दे दिया इमिडाक्लोप्रिड का स्प्राउटिंग शुरू होने पे। अगर आपको लग रहा है कि मिलीबग ज्यादा है बगीचे में और नई जो फूट आ रही है उस पर मालफॉर्मेशन कर रहा है उसको विकलांग कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और फवानी इमिडाक्लोप्रिड का दे सकते हैं। तो वो सिस्टेमिक एक्शन से उसके अंदर में मिलीबग को मार देगा। उर्दिया ज्यादा है तो आप दूसरा एप्लीकेशन लेमडासेलोथ्रिन का दे सकते हैं, फिर फिप्रोनिल दे सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा है कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक स्पाइनोसाइड का एप्लीकेशन दे सकते हैं। उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको कंट्रोल करवाऊंगा। ये जो है कि नई फूट के ऊपर में मालफॉर्मेशन है, उसके ऊपर में क्या करना है, ऐसे के ऊपर में बुप्रोफेजिन काम नहीं करेगा। ऐसे मालफॉर्मेशन के ऊपर में सिर्फ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड ही काम करेगा। जो दो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो रजिस्टर्ड हैं अंगूर में वो हैं इमिडाक्लोप्रिड और स्पाइरोटेट्रामेट, जो इसके ऊपर में काम करेंगे। फिर इनिशियल ग्रोथ स्टेज में थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, और उड़दिया का तो कंटिन्यूस चलेगा ही। हो सकता है कि उड़दिया भी रहे, पर थ्रिप्स है पिछले सीजन के अंदर में कम आया, इतना ज्यादा अटैक नहीं था थ्रिप्स का। इस सीजन के अंदर में जो रिकट वाले बगीचे थे उसमें हमको बहुत सारी जगह पे थ्रिप्स का काफी अटैक देखने को मिला। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि थ्रिप्स का अटैक खरड़ छांटने के बाद में बढ़ सकता है। तो क्या क्या औषध हैं जो कि काम करेंगे थ्रिप्स पे? फिप्रोनिल, जो कि अगर आप उड़दिया के लिए दे रहे हैं तो इस पे भी काम करेगा, पर इमिडाक्लोप्रिड और लेमडासेलोथ्रिन जो आप उड़दिया के लिए दे रहे हैं वो थ्रिप्स पे काम नहीं करेगा। वो बहुत कम काम करता है, इतना अच्छा तरीके से थ्रिप्स पे काम नहीं करेगा। फिप्रोनिल एक्सीलेंट तरीके से उड़दिया और थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा। अगर थ्रिप्स ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो सेकंड एप्लीकेशन आप इमामेक्टिन बेंजोएट का दे सकते हैं, स्पाइनोसाइड का दे सकते हैं, स्पाइनोसाइड स्पाइनोट्राम दे सकते हैं, उससे भी थ्रिप्स और उड़दिया कंट्रोल हो जाएगा। सेंट्रेनलीप्रोल का दे सकते हैं आप एप्लीकेशन, सेंट्रेनलीप्रोल में उड़दिया कंट्रोल नहीं होगा, थ्रिप्स अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा, और अड़ी जो बाद में आएगा वो भी कंट्रोल हो सकता है उससे। तो अगर आपके बगीचे में क्या कॉम्प्लेक्स है कीटक का, और उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि दो कीटकनाशक को मिलाने की बजाय अलग अलग ऐसे कीटकनाशक को ढूंढिए कि जो दोनों पे काम करता हो। तो ये जानकारी आपको फायदेमंद रहती है। जैसे फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल थ्रिप्स पे काम करता है, उड़दिया पे काम करता है, अड़ी पे काम करेगा, तुड़तुड़े पे काम करेगा, तो 4 कीटक पे काम करेगा। पर फिप्रोनिल मिलीबग पे काम नहीं करता, लाल कोड़ी पे काम नहीं करेगा। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, इमामेक्टिन बेंजोएट थ्रिप्स पे और अड़ी पे काम करेगा। सेंट्रेनलीप्रोल जो है वो भी थ्रिप्स और अड़ी पे काम करेगा। फिर स्पाइनोट्राम और स्पाइनोसाइड है, वो थ्रिप्स पे और उड़दिया पे दोनों पे काम करेंगे। तो ये जानकारी आपको फायदेमंद रहेगी आगे आने वाले टाइम में कि क्या कॉम्प्लेक्स है और उसके हिसाब से क्या कीटकनाशक का हमको प्रयोग करना है। फिर एक और चीज, मानसून की बारिश शुरू होने से पहले एक और बात बताऊंगा मैं आपको कि इस साल तो नहीं दिख रहा इतना, पर नॉर्मली हर साल होता है ये सिचुएशन कि मई के महीने के अंदर में बगीचे के अंदर तन के ऊपर मिलीबग काफी ज्यादा दिखाई देता है। फिर लोग क्या करते हैं कि हेरोइंग करते हैं, उसके अंदर में कल्टीवेटर चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि तन मर जाता है। तन मरने के बाद में जो तन के ऊपर मिलीबग होता है वो अंगूर पे जाना शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में, लाखों की संख्या के अंदर में मिलीबग होता है बगीचे के अंदर में, पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, फोटोग्राफ वायरल होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर में कि इतना मिलीबग आ रहा है। खास चीज है उस मिलीबग की कि वो अंगूर के बगीचे के अंदर में खोड़ के ऊपर से आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ में जो एंगल आयरन है, जो स्पोर्ट स्ट्रक्चर आपने बना रखी है, एंगल आयरन है, जो लोहे का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से भी बांस जो है, बेम्बू है, आपने स्पोर्ट के लिए लगा रखा है, लकड़ी लगा रखी है, उसके ऊपर से भी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा मिलीबग आपको दिखाई दे रहा है जो कि बांस के ऊपर से, अंगूर के खोड़ के ऊपर से और एंगल आयरन से ऊपर चढ़ रहा है, वो अंगूर का मिलीबग नहीं है। उसको और कुछ खाने को मिल नहीं रहा, तन है वो आपने निकाल दिया बगीचे के अंदर से, वो कहीं भी चला जाएगा। अंगूर के ऊपर में आके कुछ एक इक्के दुक्के पत्ते के ऊपर में आपको दिखेगा, कहीं कहीं पुराने पत्ते आपको मुड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। इससे ज्यादा डैमेज कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो 15 दिन के अंदर में वो मिलीबग अपने आप से खत्म हो जाएगा। कुछ भी फवारनी करने की जरूरत नहीं है। पर क्या होता है कि पैनिक की सिचुएशन आ जाती है,
जैसे ही बागायतदार के यहाँ पैनिक की सिचुएशन हुई, मार्केटिंग वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ बेचने के लिए वो आ जाएंगे। कुछ भी फवारनी नहीं करोगे तो भी आपका मिलीबग कंट्रोल हो जाएगा, कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर उस मिलीबग की वजह से चिकट आ रहा है पत्ते के ऊपर में, उस समय आपको हो सकता है कि एक इमिडाक्लोप्रिड का फवारनी करने की जरूरत पड़ जाए। इसके अलावा आपको जो तन के ऊपर मिलीबग है, अंगूर के ऊपर में जा रहा है, उसके लिए कुछ भी फवारनी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। जो तन के ऊपर में मिलीबग होता है, खास तौर पे कांग्रेस घास पे या आसपास के और जो होते हैं झाड़, जिसके ऊपर एक चीज ध्यान रखिएगा, उस पे शरीर के ऊपर में, पीठ के ऊपर में काले रंग की आपको लाइन दिखाई देंगी, जो कि अंगूर के मिलीबग के ऊपर में दिखाई नहीं देती। तो वो जो मिलीबग है, वो ये मिलीबग है जो कि पाकिस्तान से भारत के अंदर में आया है, जो कपास में सबसे पहले आया था। उसके बाद में कुछ सालों के अंदर ही वो तमिलनाडु तक फैल गया और पूरे भारत के अंदर में उसका अटैक है। जसवंत के ऊपर में, जो हिबिस्कस प्लांट है जसवंत, उसके ऊपर में हमारा अंगूर का मिलीबग आता था। पर ये जो नया मिलीबग जो पाकिस्तान से आया है, इसने जसवंत से भी अंगूर के मिलीबग को हटा दिया, इतना कम्पिटिटिव है वो। पर हम अभी भी लकी हैं कि अंगूर के अंदर में वो नुकसान नहीं कर रहा, अंगूर के अंदर में कोलोनाइज नहीं कर पा रहा, तो इसलिए कोई एडिशनल फवारनी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं चिकट एक आधी जगह आपको दिखेगा, उसके लिए भी आपको फवारनी करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप करना चाहते हैं, अनकंट्रोलेबल आपको लग रहा है, तो आप एक सिंपल सा इमिडाक्लोप्रिड का फोलियर एप्लीकेशन दे दीजिए, उसी में कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। पर क्या होता है कि लाखों की संख्या में जब आपको मिलीबग दिखता है झाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, तो पैनिक हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं, तो और कुछ ना कुछ फवारनी करने का सोचते हैं। तो वो नहीं करना, और ये जनरली मई महीने के अंदर में होता है, तो ध्यान रखिएगा। हर साल हम ये सिचुएशन फेस करते हैं, पिछले 4-5 साल से तो लगातार आ रही है सिचुएशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि खर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर मानसून शुरू होगा तो एक और समस्या आएगी चाफर बीटल की, और स्ट्रोमेशियम नाम का जो खोड़कीड़ है उसकी। ये जो क्या कहते हैं इसको, बीटल है, जो भृंग है, ये क्या करता है, चाफर बीटल है, ये किसका वयस्क है, जो गन्ने के अंदर या दूसरी फसलों के अंदर में हुमड़ी आती है, जो व्हाइट ग्रब है वो आती है, उसका वयस्क है ये। हमारे बगीचे के अंदर में, अंगूर के अंदर में व्हाइट ग्रब का अटैक जनरली नहीं पाया जाता। मैंने आज तक कोई बगीचा देखा नहीं जिसके अंदर में काफी मतलब ऐसे कोई नुकसान दिख रहा है व्हाइट ग्रब का। इवन जितनी भी जगह हमने उड़दिया के बच्चों के लिए सैंपलिंग की है, कहीं भी हमको व्हाइट ग्रब दिखाई नहीं दिया। व्हाइट ग्रब अंगूर के अंदर में मेजर पेस्ट नहीं है। तो ये जो अडल्ट है वयस्क, ये कहाँ से आते हैं, ये खाली जगह से आते हैं, या फिर आसपास में गन्ना या दूसरी फसलें, सोयाबीन या बाकी जो दूसरी फसलें उनके अंदर में से आ सकते हैं। सोयाबीन मुझे श्योर नहीं हूं मैं, पर अंगूर के अंदर में इसका अटैक नहीं होता। व्हाइट ग्रब का जो बच्चे हैं उसका अटैक हमारी जड़ों में नहीं होता अंगूर के अंदर में। अब जब अटैक होता है, इसका चाफर बीटल की आदत क्या है कि चाफर बीटल बारिश होने के बाद में, मानसून की बारिश शुरू होने के बाद में बाहर निकलता है, और लाखों की संख्या के अंदर में बाहर निकलता है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक एक्टिव रहता है। फर्स्ट टाइम बाहर निकलने के बाद में 1 महीने तक निकलता रहता है और एक्टिव रहता है, धीरे धीरे कम होता रहता है 15 दिन के बाद में। आदत इसकी क्या है कि बाहर निकलने के बाद में कोई भी पेड़ जो इसके पास में है उसके ऊपर में जाके बैठेगा और उसके पत्ते खाएगा। इवन नीम के पेड़ के ऊपर में भी ये अटैक कर सकता है। नीम का पेड़, जो नीम के पत्ते हैं, नीम जिसको हम एज ए कीटनाशक यूज करते हैं, उस पत्ते के ऊपर में भी ये जाके नुकसान कर सकता है। तो नीम भी इस पे काम नहीं करता। तो हमको क्या करना है कि अगर पहले आपके बगीचे के अंदर में इसका अटैक है, तो हो सकता है कि इस साल भी आपके बगीचे के अंदर में अटैक हो जाएगा। तो बगीचे के आसपास में अगर कोई बड़ा पेड़ है, अगर अटैक है, उसी केस के अंदर बात कर रहा हूँ कि पिछले साल या पहले कभी अटैक हुआ है इसका, तो उसी केस में आपको काम करना है, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है कि आपको अगर बगीचे के पास में कोई बड़ा झाड़ है तो उसको प्रून करके छोटा कर देना है, ताकि उसको खाने के लिए, बैठने के लिए कम जगह मिले। फिर जिस रात को बाहर निकलेगा, उस रात को उस झाड़ के ऊपर में और आसपास के बॉर्डर के झाड़ के ऊपर में लैम्डा साइलोथ्रिन आधा मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से फवारनी कर देना है। पूरे बगीचे में भी फवारनी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बॉर्डर पे जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वहां पे सिर्फ ये एक फवारनी कर दीजिए।
फोलियर एप्लीकेशन सुबह देखेंगे आपको हजारों की संख्या में ये जो है मरे हुए नीचे जमीन पे दिखाई देंगे। इतना इफेक्टिव तरीके से काम करता है लैम्डा साइलोथ्रिन इसके ऊपर में। कोई आपको बहुत कॉस्टली केमिकल है, महंगा औषध है, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान आपको ये देना है कि रात के टाइम जब ये बाहर निकला है उसी टाइम आपको फवारनी करना है और इसके शरीर के ऊपर में वो गिरना चाहिए औषध है जो। तो इसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम चीज होती है कि वीडियोस वायरल होते हैं कि एक एक झाड़ के ऊपर में 100 बीटल हैं वो बैठे हुए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है और आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर स्ट्रोमेशियम बार्बेटम नाम का जो खोड़ अड़ी है, इसके लिए बहुत सी चीजें हमने ट्राई की और पिछले करीबन 12 साल से हम ट्राई कर रहे हैं। सबसे मुश्किल है ये कंट्रोल करना और बहुत सारी चीजें हमने ट्राई करके देख ली इसके ऊपर में, ज्यादातर चीजें काम नहीं की। समस्या है और कंट्रोल करना मुश्किल है इसको। इसकी मैं खास चीज बताता हूं आपको इस खोड़ाली की। ये वाळवी की तरह खाता है, दीमक की तरह। खोड़ के अंदर में जाने के बाद में ये क्या करेगा कि पूरे झाड़ के अंदर में मिट्टी के अंदर में कन्वर्ट कर देगा। झाड़ को खा के लकड़ी को ये मिट्टी के अंदर में क्यों बनाएगा? ये भूसा बार क्यों नहीं निकालता? जो भूसा बार निकालने वाला खोड़ अड़ी है उसका नाम है सिलोस्टर्ना। तो सिलोस्टर्ना जो है वो भूसा बार निकालता है, ये भूसा बार क्यों नहीं निकालता? दोनों एक ही परिवार से हैं, एक ही फैमिली से हैं। कारण ये है कि सिलोस्टर्ना गीली लकड़ी पे खाता है, स्ट्रोमेशियम जो है वो सूखी लकड़ी पे खाता है। सूखी लकड़ी के अंदर में पानी नहीं होता, गीली लकड़ी के अंदर में पानी होता है। गीली लकड़ी के अंदर में जो पानी होता है वो लकड़ी को खाएगा और उसकी विष्ठा है वो भी गीली होगी। अगर वो विष्ठा को अंदर रहने देगा गैलरी के अंदर में तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो गैलरी को साफ रखता है और विष्ठा को बाहर निकाल देता है। तो आपको भूसा बार गिरा हुआ दिखाई देता है। पर इस प्रजाति के अंदर में चूंकि ये सूखी हुई लकड़ी पे खा रहा है तो इसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। सूखी हुई लकड़ी पे खा रहा है तो ऑलरेडी लकड़ी के अंदर में पानी कम है, कीटक को जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। तो जितना भी पानी उसके अंदर में है पूरे पानी को वो सोख लेता है। उसके अंदर में गट के अंदर में उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम। वो क्या करता है कि इतना एफिशिएंट सिस्टम होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर पानी है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर है लकड़ी के अंदर में, उसको भी सोख लेता है। इसलिए इसकी जो विष्ठा होती है बिल्कुल पाउडर जैसी होती है। बिल्कुल आपको बिल्कुल पानी दिखाई नहीं देगा उसके अंदर में, पाउडर बिल्कुल फाइन पाउडर आपको दिखाई देगा उसके अंदर में। तो इसलिए ऐसी विष्ठा होती है और बाहर निकालने की जरूरत होती नहीं है इसको। तो इसलिए ये वाळवी की तरह आपको खाता हुआ दिखेगा और जैसे ही तोड़ेंगे आप झाड़ को तो ये इसके अंदर में ऐसा आपको विष्ठा दिखाई देगा। अब ये सूखी हुई लकड़ी पे खाता है तो सूखी लकड़ी कहां पे मिलेगी हमको? सूखी लकड़ी हमको मिलेगी डेडवुड। डेडवुड कहाँ मिलेगी? जो पुराने बगीचे होते हैं, 7 साल या उससे पुराने बगीचे होते हैं उसके अंदर में मिलेगी। ऐसे बगीचे जो किसी न किसी स्ट्रेस के अंदर से निकले हुए हैं, या तो जैसे कि आपका गर्मी से या सूखे से, ड्रोट से, पानी की कमतरता से या पानी ज्यादा होने की वजह से भी अगर डेडवुड किसी भी तरीके से बना है तो उसके अंदर में अटैक हो सकता है। इवन अगर पानी ज्यादा हुआ, फ्लडिंग हुआ, उसकी वजह से अगर स्ट्रेस में है पौधा तो उसके अंदर में एक और नया कीटक आ सकता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट बोरर। वो कीटक भी सिर्फ स्ट्रेस्ड प्लांट होते हैं उन्हीं के अंदर आता है जहां पे फ्लडिंग होती है उसके अंदर में। अगर जैसे सांगली में कुछ एरिया है जहाँ पे कृष्णा नदी है ना, तो उसकी वजह से फ्लडिंग हुआ था कुछ साल, तो उस एरिया के अंदर में जहां जहां फ्लडिंग के अंदर थे बगीचे उसमें शॉर्ट बोरर का अटैक था। पर वही चीज है कि पौधा अगर स्ट्रोंग होगा, रिकवर कर जाएगा तो शॉर्ट बोरर का अपने आप से अटैक खत्म हो जाएगा। इस केस के अंदर में यहाँ पर ये तब आएगा जब लकड़ी काफी ज्यादा मर चुकी है। उस केस के अंदर में डेडवुड उसके अंदर में ज्यादा है। कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी जो लकड़ी है वो मरी हुई है। जब ये डेडवुड पे खाता है साथ ही साथ कई बार ये थोड़ा बहुत नुकसान लाइव वुड पे भी कर देता है, इसलिए पौधा का जो है न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाता। पौधा कमजोर भी हो जाता है, अंदर से पूरा लकड़ी है जो उसको सपोर्ट करता है उसको तो पूरा उसने खा लिया। अगर वलांडा को आप हल्का सा तोड़ के देखेंगे आसानी से टूट जाएगा और अंदर से आपको पाउडर निकला हुआ दिखाई देगा। इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। कोई भी तरीका नहीं है। एक झाड़ के अंदर में 100 या 150 अड़ी भी इसके हो सकते हैं। जो भी बगीचा 7 साल से पुराना है या जिसके अंदर में लकड़ी मरा हुआ है
उसके अंदर में इसका अटैक हो सकता है। सिर्फ एक चीज है जो कि हमको इफेक्टिव मिली है, वो ये है कि इसका जो अडल्ट अवस्था है, मृग है, इस तरीके का दिखाई देता है, और ये सिर्फ जून के पहले पखवाड़े के अंदर में बाहर निकलता है। डिपेंड करता है कि कब बारिश हुई, उस पर आगे पीछे भी हो सकता है। पिछले साल जैसे जून में बारिश नहीं हुई तो जून में दिखाई नहीं दिया, ये तो लेट आया ये। तो पर अगर नॉर्मल बारिश होती है, जैसे पुणे के अंदर में पिछले साल को छोड़ दें तो नॉर्मली जून के 4-5 जून के आसपास में हम इसको देखते थे कि हमेशा बाहर निकलता है। लाइट ट्रैप के अंदर हमको दिखता था ये। इसकी खास बात यह है कि ये 15-20 दिन तक ही बाहर निकलता है। 90% पॉपुलेशन इसकी 15 दिन के अंदर बाहर निकलती है। अगर उस टाइम में अगर आपने लाइट ट्रैप लगा रखा है बगीचे के बाहर में, आपको ये दिखाई दे रहा है, 15 दिन तक बगीचे के अंदर में नीम का स्मेल कर दीजिए। नीम के जो पत्ते होते हैं उसका कुछ अर्क वगैरह बना के ड्रेंचिंग कर दीजिए। बगीचे के अंदर में स्मेल आना चाहिए नीम का। ये नीम को पसंद नहीं करता, नीम से दूर भागता है ये। तो आपके बगीचे में अंडे देने के लिए नहीं आएगा। पहली चीज, साल निकालना है हमको। अगर साल के नीचे अंडे देता है ये, साल अगर नहीं हुआ ढीला साल बगीचे में, तो ये अंडे देने के लिए नहीं आएगा। मई के लास्ट में आप साल निकाल सकते हैं खोड़बुल अंडा से। फिर बगीचे के अंदर में जून के पहले पखवाड़े में या फिर बाद में, डिपेंडिंग ऑन कि कब ये बाहर निकला है मृग, 15 दिन तक बगीचे के अंदर में नीम का स्मेल कर दीजिए। नीम का ऑयल का फवारनी कर सकते हैं, पर बारिश लगातार होता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। पर ड्रेंचिंग से या किसी भी तरीके से नीम का, या बगीचे के चारों तरफ नमी नीम के पत्ते बांध दीजिए, कुछ भी आप कीजिए, नीम का गंध बगीचे के अंदर में क्रिएट करना है, तो बगीचे के अंदर में अंडे देने के लिए नहीं आएगा। तो ये तरीका है जो काफी कारगर है, जो कि काम कर रहा है इसके ऊपर में। फिर बाकी के टक के बारे में हम बात करेंगे आगे क्या है। सबसे पहले मिलीबग के बारे में। नॉर्मली अप्रैल मई के अंदर में गर्मी पड़ती है। इस साल इतना गर्मी अभी तक पड़ा नहीं है। पिछले साल मार्च के लास्ट के अंदर ही एसी चलने शुरू हो गए थे। अभी तक मई का फर्स्ट हफ्ता गया, अभी तक हमने एसी नहीं चलाया। पुणे के अंदर में सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। बाकी पुणे में सिटी में वैसे भी गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी पड़ती है उसका मिलीबग के ऊपर में असर पड़ता है। ज्यादा गर्मी की वजह से मिलीबग मरना शुरू हो जाता है। जितना भी एक्सपोज्ड एरिया के अंदर में मिलीबग होता है, और अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो मिलीबग मरना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर में कि मई के बाद में थोड़ा सा तापमान कम होता है, आर्द्रता बढ़ती है, तो मिलीबग का अटैक बढ़ना शुरू हो जाता है। इस साल क्या रहेगा साइकिल थोड़ा सा डाउटफुल है, देखना पड़ेगा, क्योंकि उतना तापमान बढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है साइकिल चेंज हो जाए। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आर्द्रता ज्यादा है, तापमान कम है, तो उस कंडीशन के अंदर में मिलीबग बढ़ेगा, और प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। पर ये मिलीबग जो खोड़ और वलांडा के ऊपर में है, ये हमारे लिए फायदे का मिलीबग है। इस मिलीबग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये मिलीबग जो कि बारिश के महीने के अंदर में हमारे बगीचे में खोड़ और वलांडा पे आता है, काड़ी के ऊपर नहीं। काड़ी का जो मिलीबग है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जो खोड़ और वलांडा पे मिलीबग आता है वो हमारे लिए फायदे का मिलीबग है। कैसे फायदे का मिलीबग है कि ये बगीचे के अंदर में जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है। अगर खोड़ और वलांडा पे मिलीबग है और आपने कुछ भी फवारनी नहीं किया जून जुलाई के महीने में, तो अगस्त के महीने में या जुलाई के लास्ट में देखेंगे ज्यादातर मिलीबग मरना शुरू हो जाता है। अपने आप से नेचुरली मिलीबग कंट्रोल हो जाता है, और ये आपके बगीचे के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है मिलीबग के प्रति। आने वाले सीजन में आपके बगीचे में मिलीबग का प्रादुर्भाव कम होता है। तो मेरा ये कहना है कि अंगूर के अंदर में खरड़ छांटनी के मौसम में, बारिश के महीने के अंदर, अभी ये बारिश का महीना नहीं है, अब ये गर्मी का महीना चल रहा है पर बारिश हो रही है, बारिश के महीने में जून जुलाई अगस्त के आसपास में, सितंबर तक, हमको क्या करना है, खोड़ वलांडा को कभी भी कीटनाशक से नहीं धोना। कोई भी कीटनाशक है खोड़ वलांडा धोने के लिए प्रयोग नहीं करना। खोड़ वलांडा धोने के लिए हमको प्रयोग करना है वर्टिसिलियम, विवेरिया और मेटारिजियम। इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको। बहुत सारे फायदे क्या हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बुरशी है जो कि कीटक को मारती है। आपको मिलीबग कंट्रोल मिलेगा इससे, मूंगे कंट्रोल मिलेंगे, और लाल रंग का जो खोड़ अड़ी है जो काफी एरिया में अटैक बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी इससे।
और आपके बगीचे की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी बगीचे की। साथ ही साथ में आपका उड़दिया, तुड़तुड़े, अड़ी, बाकी जितने भी जनरल कीटक हैं सभी को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी इसको। थोड़ा बहुत थ्रिप्स भी कंट्रोल आपको दिखाई देगा, पर ज्यादा नहीं दिखेगा। तो खोड़वलांडा के साथ साथ पूरे झाड़ को आप धो सकते हैं वर्टिसिलियम, बिवेरिया और मेटारिजियम से 4 बार, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में सिर्फ 1 बार धोना है उनको, साल निकाल के। मई के लास्ट में या जून के पहले पखवाड़े में साल निकालना है, उसके बाद में पूरे झाड़ को महीने में 1 बार ये बायोलॉजिकल जो बुरशी है उनसे धो के निकालना है। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके बगीचे के अंदर में इन जनरल कीटक की जो समस्याएं हैं वो कम होती जाएंगी, आपके बगीचे में ज्यादा कीटक की समस्याएं नहीं आएंगी। अब मिलीबग समस्या कहाँ पे है हमारे यहाँ? बारिश के महीने में अगर काड़ी के ऊपर में मिलीबग आ रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। खोड़वलांडा से अगर काड़ी पे चला गया मिलीबग तो हमको उस टाइम भी खोड़वलांडा का मिलीबग कंट्रोल नहीं करना, हमको जो काड़ी का मिलीबग है सिर्फ वही कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का फोलियर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसके अंदर में आप बायोलॉजिकल जो हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो भी मिक्स कर सकते हैं। खोड़वलांडा पे उस टाइम भी नहीं करना आपको। काड़ी के ऊपर में काड़ी का ग्रोथ जो है उसको रोकेगा मिलीबग, उस पे हमको मिलीबग कंट्रोल करना है। पर खोड़वलांडा पे मिलीबग कंट्रोल करने के लिए हमको सिर्फ बायोलॉजिकल बुरशी है उसका प्रयोग करना है। कभी भी केमिकल का प्रयोग खड़ छांटने के बाद में बारिश के महीने के अंदर में नहीं करना। पर अगर मई के अंदर में मिलीबग बढ़ता है खोड़वलांडा के ऊपर में, अगर आपको लग रहा है कि अनकंट्रोलेबल है, ज्यादा होता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कैनोपी बढ़ जाएगा। कैनोपी बढ़ने के बाद में खोड़ की आप साल निकाल सकते हैं, वलांडा की नीचे से निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए, ऊपर से मत निकलेगा। और खोड़वलांडा को भी आप धो सकते हैं बुप्रोफेजिन से, फिर अगर मिलीबग बढ़ता है मई के महीने में, पर जून के महीने से बिल्कुल नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी है मिलीबग कंट्रोल करने की खरड़ छांटने के हमारे मौसम के अंदर, कि जैसे ही नई फूट आ रही है उसके ऊपर में मालफॉर्मेशन कर सकता है मिलीबग, तो उसके ऊपर में सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड चाहिए हमको। खोड़वलांडा के ऊपर में बारिश के महीने के अंदर में कुछ नहीं करना हमको मिलीबग कंट्रोल करने के लिए। काड़ी के ऊपर में बारिश के महीने में कंट्रोल करने के लिए सेम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपीडिया, स्पाइरोटेट्रामेट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मिलीबग कंट्रोल करने का स्ट्रेटेजी है। खोड़वलांडा पे हमको बायोलॉजिकल बुरशी है उनका प्रयोग करना है, 4 बार करना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने के अंदर में। साल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मई के लास्ट में या जून के अंदर में आप साल निकालिए। ये हर साल का प्रैक्टिस रखिए, आपके बगीचे में मिलीबग और खोड़कीड़े हैं उनका प्रकोप है अपने आप से कम होता जाएगा। फिर जो लाल रंग का खोड़कीड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर में मेटारिजियम काम करता है, इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको साल के नीचे की तरफ में ऐसा विष्ठा दिखता है, और साल को हटा के देखेंगे तो इस तरीके का आपको लाल रंग का अड़ी दिखाई देगा। सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर में ये क्या करता है कि आपको जून के अंदर अंडे देता है। अगर आपने, हाँ एक चीज, जून मई के लास्ट के अंदर में आपको एक काम और करना है, बगीचे के बाहर एक लाइट ट्रैप लगा के रखना है, तो आपको अड़ी के लिए कभी फवारनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लाल रंग का खोड़ अड़ी है, इसका जो पतंग है वो भी उसमें जाके कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में जब तुड़तुड़े का अटैक आएगा तो तुड़तुड़े भी उसमें जाके कंट्रोल हो जाएंगे। इवन खोड़ अड़ी जो हमारे पास में आता है, स्ट्रोमेशियम शिलोस्टर्ना, उसका भी व्यस्क है, उसका जो मृग है वो भी उसमें जाके कंट्रोल होगा। तो बगीचे के अंदर लाइट ट्रैप नहीं लगाना, लाइट ट्रैप बगीचे के बाहर लगाना है हमको। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये लाइट ट्रैप हमको मई के लास्ट में या जून के अंदर लगा लेना है, साल निकालना है हमको। अगर आप इतना ही करेंगे तो आपके बगीचे में लाल रंग का खोड़ली नहीं आएगा। अगर बाई चांस खोड़ली आ गया आपके बगीचे के अंदर में, कुछ भी फवारनी नहीं करेंगे, सिर्फ ढीला साल निकाल देंगे, तो आपका 90% तक कंट्रोल वैसे ही हो जाएगा लाल रंग का खोड़ली। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत बचेगा उसको कंट्रोल करना है, तो जून, जुलाई और अगस्त के 2 महीने आपके पास में जब आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए। अगर अगस्त चला गया तो फिर आप उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते इसको कंट्रोल करने के लिए। एक बार अंदर चला गया फिर काम खत्म है। तो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में सचेत हो जाइए। लाल रंग का खोड़ली अगर आपको साल के नीचे दिखाई दे रहा है तो साल निकाल दीजिए। साल निकालने से 90% वैसे खत्म हो जाएगा। लूज बार्क जो है वो निकालना है, टाइट नहीं निकालना। और उसके ऊपर में मेटारिजियम से 2 के निकाल सकते हैं हम, तो उससे 100% आपको कंट्रोल दिखाई देगा। ये इस तरीके से बाद में सितंबर महीने में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और कई बार ये गढ़ के अंदर में भी आ सकता है। नए बगीचों में अगर इसका अटैक आ गया तो कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी काम नहीं करता उसमें, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं इसके ऊपर में। पर नए बगीचों में इतना ज्यादा अटैक इसका दिखाई नहीं देता। ये उसका कोशावस्था है और ये उसका मृग है। मृग नहीं है, उसका पतंग है, ये अलग फैमिली से बिलोंग करता है। ये उसके अंडे हैं जो कि साल के नीचे देता है। अगर साल आपने निकाल रखा है तो अंडे नहीं देगा। लाइट ट्रैप लगा रखा है तो पतंग उसमें जाके मर जाएगा।
ये मेटारिज्म से मरा हुआ लार्वा है, लाल रंग के स्टेम बोरर का। फिर सिलोस्टर्ना, वो स्टेम बोरर जो कि भूसा बाहर निकालता है। इस स्टेम बोरर का कंट्रोल कैसे करना है? कोविड टाइम की बात है, 2020 या 21 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है साल। जुलाई के महीने के अंदर में वीडियो वायरल हो रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर में कि जो खोड़अड़ी है, जो भूसा बाहर निकालता है, उसको लोगों ने काट के देखा और उसके अंदर में बच्चे निकल रहे हैं। तो लोगों को ये लगा कि खोड़अड़ी है वो बाहर आता ही नहीं है, अंदर ही अंदर उसके बच्चे डेवलप होते हैं और अंदर ही अंदर वो नुकसान करता रहता है। तो ये नई चीज चल रही थी उस टाइम में। पहली चीज, सिलोस्टर्ना का कोशावस्था में जाने का टाइम है मार्च अप्रैल का महीना, ज्यादा से ज्यादा मई तक चला जाएगा वो। पर अगर आपको जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने के अंदर में भूसा बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो सिलोस्टर्ना जो कोशावस्था में जाना चाहिए था, वो कोशावस्था में नहीं गया। कोशावस्था में क्यों नहीं गया? कारण ये है कि एक मित्र कीट है जो क्या करता है कि अंडे देता है। वो क्या करता है कि खोड़ कीड़ के जो छेद है उसके अंदर जाएगा, अंदर जाके खोड़ कीड़ की जो अड़ी है उसके ऊपर में अंडे देगा। उससे जो बच्चे बाहर निकलेंगे वो उसके शरीर के अंदर में खाएंगे उसको। ये वही बच्चे हैं जो कि लोग खोड़अड़ी के बच्चे समझ रहे थे, जब उसके अड़ी को काट के देखा अंदर छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। तो ये खोड़अड़ी के बच्चे नहीं है, वो मित्र कीट के बच्चे हैं। और वो बच्चे क्या करेंगे, एक केमिकल निकालते हैं। वो केमिकल क्या करता है कि अड़ी को बच्चे की अवस्था में ही रखता है, अड़ी को आगे कोशावस्था में नहीं जाने देता। तो एक हार्मोन होता है जो ऐसा काम करता है, तो वो हार्मोन वो रिलीज करते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है, जो मित्र कीट है उसके बच्चे हैं उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो क्या करता है कि इवन अगले साल दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी उसको खींच सकता है, उसको कोशावस्था में नहीं जाने देगा। अगर आपको जुलाई अगस्त में दिखाई दे रहा है भूसा निकलता हुआ, तो ये वो सिचुएशन है कि मित्र कीट है, उसने खोड़ड़ी को अटैक कर रखा है। तो उससे घबराने की बात नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो अपने आप से मर जाएगा और आगे कोशावस्था में और वयस्क में जाएगा नहीं, वो खोड़ड़ी मर जाएगा अपने आप से। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। फिर करना क्या है हमको कि भूसा जब निकलता है वो फल छांटनी के टाइम निकलता है, तो फल छांटनी में क्या करना है हमको? फल छांटनी के टाइम में फल छांटनी के बाद में बात करेंगे उस टाइम में। पर अगस्त के महीने में, जुलाई से शुरू हो जाएगा सबसे ज्यादा अगस्त में, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने तक, इवन शोलापुर में दिसंबर महीने तक इसके मृग बाहर निकलेंगे। मृग बाहर निकल के क्या करेंगे, काड़ी के अंदर या खोड़ के अंदर में छेद करेंगे और उसके अंदर अंडे देंगे। तो आप इसको अंडों को नहीं मार सकते। इवन मृग हैं वो दिन के टाइम में ऐसे अगस्त के महीने में आपको घूमते दिखाई देंगे, कुछ लाइट ट्रैप पाएंगे। इनको अगर हम नहीं भी मारोगे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृग को मारना इस खोड़ड़ी के सिलास्टर्ना के कोई जरूरी नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। इक्का दुक्का कहीं पे आपको दिन में बैठा हुआ दिखाई देता है, हाथ से पकड़ के पत्थर के नीचे डाल के उसको मार सकते हो। हमको काम क्या करना है, ये उसका अंडा है जो अंदर दिया हुआ है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमको काम क्या करना है कि जब भूसा निकलना शुरू हो जाएगा उस टाइम में, जैसे ही भूसा निकलना शुरू हो जाए, नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में हर 10 दिन में बगीचे में जाके देखिए, जिस झाड़ पे जैसे ही भूसा निकलना शुरू हो जाए उसी टाइम कातरी लेके या स्क्रू ड्राइवर लेके उसको खोलिए। वहीं पे आपको बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा, जब तक वो अंदर गया ही नहीं है, और विद इन सेकेंड्स आप उसको निकाल के मार सकते हैं। तो काम क्या करना है कि अभी कुछ नहीं करना खड़ छांटने में इसको मारने के लिए, जो सिलोस्टर्ना है उसका खुड़ड़ी है उसको मारने के लिए। हमको काम कब करना है? काम हमको करना है नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में, हर 10 दिन में बगीचे में जाना है, जिसके अंदर में भूसा निकलना शुरू हो गया उसको मार्क करना है, और मार्क करने के बाद में उसमें से निकाल के मार देना है। कितना टाइम लगा इसको मारने निकालने में? कुछ भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगा, और कोई नुकसान भी नहीं किया उसने बगीचे में। फिर ऐसे झाड़ को जिसको आपने निकाला है उसको गाय का गोबर लगा के ऊपर और सुतली से थोड़ा सा बांध दीजिए उसको ऊपर से, कुछ दिनों बाद में वो हील हो जाएगा, जो नुकसान हुआ है जो डैमेज हुआ है वो अपने आप से भर जाएगा।
फिर अड़ी के लिए कोई फवारनी आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आपने लाइट ट्रैप लगा रखा है बगीचे में, आपको पूरे साल में कुछ भी फवारनी करने की अड़ी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। नई फूट के ऊपर में कई बार जो अर्ली प्रूनिंग करते हैं, जल्दी फल छांटनी करते हैं, उनके यहाँ अटैक हो सकता है। सेम चीज अगर आपने लाइट ट्रैप लगा रखी है तो आपके यहाँ ये समस्या नहीं आएगी। पर अगर आपने लाइट ट्रैप नहीं लगा रखा तो बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो सबसे अच्छा तरीका जो काम करता है वो ये है कि कितने भी केमिकल आप इसके ऊपर में फवारनी कर लो, कुछ काम नहीं करेगा। आपको हाथ से पकड़ के बड़े साइज का अड़ी मारना पड़ेगा। अगर नई फूट के ऊपर में लश्कर अड़ी ने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, नहीं तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा खा जाएगा। और इवन बॉर्डर के जो रोज होते हैं उसके ऊपर में ज्यादा अटैक होता है इसका, अंदर के जो रोज हैं उसके ऊपर में अटैक आपको कम दिखाई देगा। इसके अंडे हैं जैसे देखने के लिए। तो लाइट ट्रैप आप लगा सकते हैं और मोस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करता है उसके ऊपर में। बाई चांस आपको फवारनी करनी है अड़ी के लिए तो इमामेक्टिन बेंजोएट सबसे अच्छा काम करता है, फिर फिप्रोनिल, फिर लेमडासाइलोप्रिन। तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। पर ये खर्चा करने वाली बात है। फल छांटनी अगर आपने जल्दी की है, आर्द्रता ज्यादा है, अड़ी का अटैक हो रहा है, तो आप सजेस्ट यही करूंगा कि रात के टाइम में 9 बजे के आसपास में जाइए। 9 बजे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। ये टॉर्च लेके जाइए। सांप का भी ध्यान रखिएगा, नीचे सांप ना हो कहीं, बारिश के टाइम में निकलते रहते हैं, तो ऊपर के आप इसको पकड़ के मार दीजिए। बाकी फंगस वगैरह या नोमरिया रेलाई वगैरह मिलते हैं मार्केट में, आप अगर करना चाहें तो बारिश के महीने में इसका, या एनपीवी है उनका प्रयोग कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये भी लगा सकते हैं, सब्जियों के लिए मिलता है स्पोडोप्टेरा स्पोडलियोर, अगर बगीचे के बाहर लगाना चाहें तो। पर बिना इसके भी काम चल जाएगा अगर आपने लाइट ट्रैप लगा रखा है तो। तो ज्यादातर चीजें कीटक के बारे में हमने बात कर ली हैं। और जानकारी एक दो आप मुझे देनी है कि शुरू में भी लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता रहा था, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे थे, कि हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है ग्रेप एडवाइजरी नाम से। एक हमने पहले भी बनाई थी ग्रेप एडवाइजरी नाम से, जो कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी अगर आप एंड्रॉइड स्टोर पे जाएंगे तो आपको, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ग्रेप एडवाइजरी नाम से सर्च करेंगे तो ICAR.NRCG का ये लोगों के साथ में आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 3.9 MB का ऐप है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा कि IMD का 5 दिन का आपको आपके ब्लॉक लेवल का फोरकास्ट मिलेगा, हर 5 दिन का। और डेली अपडेट होता है ये फोरकास्ट जो वेदर का है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं IMD के साथ में कि आपको लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि फल छांटनी करने के लिए अगले 1 महीने के अंदर में बारिश होगा या नहीं होगा, तो उस टाइप का, या 15 दिन में बारिश होगा या नहीं होगा, तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें मिल जाए तो। फिर गारपीट होने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि गारपीट होने वाला है तो उस टाइप का अलर्ट भी हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मिल जाए IMD से तो इसके ऊपर में आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है ये, और iOS बाकी ग्रेप बगायदार है बहुत सारे के पास में, आईफोन है, तो हम अभी कोशिश करनी पड़ेगी हमको कि हम iOS के लिए भी बनाएं इसको। फिर वेदर फोरकास्ट के साथ साथ में इसमें आपको द्राक्ष सलाह भी मिलती है। द्राक्ष सलाह जो वेदर फोरकास्ट है वो हर रोज अपडेट होती है करीबन 9-10 बजे के आसपास में, या 11 बजे के आसपास में, मुझे याद नहीं है। और जो सलाह है, जो एडवाइजरी है वेदर बेस्ड, वो हर गुरुवार या शुक्रवार को अपडेट होती है। तो और साथ ही साथ में अगर कोई YouTube पे हमारा वीडियो आता है तो वो भी आपको इसी के अंदर में मिल जाएगा एडवाइजरी के नीचे। जैसे कीटक का मैंने दिया था तो वो कीटक का इसके बाद आ गया था। तो इस तरीके से आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको रियल टाइम बेसिस पे हर हफ्ते का क्या करना है बगीचे के अंदर में और क्या मौसम होने वाला है वो आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। फिर हमारा YouTube चैनल है NRC ग्रेप्स का। अगर NRC ग्रेप्स आप सर्च करेंगे तो हमारे लोगों के साथ में आपको चैनल दिखाई देगा, तो आप YouTube चैनल भी रेफर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, वो भी करीबन 6000 के आसपास में लोग हैं शायद जो फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब और इसको, फेसबुक पेज को हमारे। तो वहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। रिसेंटली हमने हमारा इंस्टाग्राम पेज भी शुरू किया है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, और इंस्टाग्राम काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी क्रिएट किया। तो एक वीडियो हमने उसमें भी डाला है। तो इंस्टाग्राम हम जून से हम सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको एक्टिवेट करेंगे हम। और आप इसको फॉलो कीजिए हमारे अकाउंट्स को, तो जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अंगूर के बारे में, कोई भी अलर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये मुख्य बातें खरड़ छांटनी में कीट नियंत्रण के बारे में।
और जो मुख्य विषय जो बागायतदार संघ है उन्होंने हमें बताए थे कि जो फलमाशी, जो कि फलमाशी नहीं है अंगूर में जो आती है, उसके बारे में और उड़दा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें तो वो हमने किया। और बाकी जो कीटक हैं उनके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। तो शुभेच्छा है, आप कम से कम खर्चे में अच्छा कीट नियंत्रण करेंगे। धन्यवाद। अभी आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब हम देंगे। कविता मैडम, अनम्यूट करना अलाउ है क्या ऑडियंस को? आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं चैट में देखता हूँ अगर कोई प्रश्न है तो आपका। कोई नहीं है। इसमें एक प्रश्न है कि इंसेक्टिसाइड कॉम्बिनेशन बताओ सकिंग पेस्ट के लिए। नहीं, कॉम्बिनेशन हम नहीं बताते, रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं है कंबाइन करना। तो हम अवॉइड करते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स को आपस में कंबाइन ना करें, और इवन इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड को भी हम नहीं बता सकते। तो जहाँ कंपेटेबल है बायोजेंट के साथ में, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, कम खर्चे का, वो मैंने आपको बताया कि बुप्रोफेजिन के साथ में इमिडा या स्पाइरोटेट्रामेट के साथ कम में है, पर बुप्रोफेजिन के साथ बिना झिझक के साथ आप मेटारिजियम, बिवेरिया और वर्टिसिलियम को मिक्स कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड के साथ में भी मॉडरेटली कंपेटेबल है, आप कर सकते हैं उसके साथ भी। फिर प्रेजेंटेशन का पीपीटी चाहिए। ये वीडियो जो है हमारा, ये फेसबुक पे हमेशा के लिए रहेगा, तो आप जब भी रेफर करना चाहें तो फेसबुक पेज पे जाके हमारे, आप इस वीडियो को जो भी बीच में है वहां से भी देख सकते हैं और कहीं से भी देख सकते हैं, तो पीपीटी भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। और कोई प्रश्न है क्या किसी का? नहीं है तो ठीक है, धन्यवाद। और ये जो माध्यम है, आईटी जो टूल्स हैं, उनका आप फायदा उठाइए। तो आप घर के कंफर्ट केंद्र में देखिए, एक सर है, मैं देख रहा हूँ लेटे हुए भाषण सुन रहे हैं। तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का जो टूल्स हैं आईटी के, उनको हमें फायदा उठाना चाहिए। इवन जो वीडियो है हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, बीच में वापस जाके आप इसको रेफर भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अभिनंदन, धन्यवाद।